हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन में जून वाले मैगजीन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी और गवर्नेंस को पढ़ा दिया आपको। आज से हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें न्यूज़ इन शॉर्ट्स यानी जो संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं उसमें से बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और प्रश्न ऐसे बनते हैं जैसे आपको पढ़ने का जो अप्रोच है अगर उस प्रकार से होगा तो आप जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम लोग जो है इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। इसको हम लोग पूरे प्रीलिम्स 2024 तक आने तक इसी से हम लोग यूपी पीसीएस, यूपीएससी और बीपीएससी जैसे फैक्ट्स भी मतलब जिस क्वेश्चंस में जैसे बनते हैं कैसे बनते हैं सारी चीज़ों को हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो भारत और मिस्र के संबंधों पे बात की गई है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने मिस्र की राजकीय यात्रा की। किसी भी देश की जो राजकीय यात्रा होती है वो बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। राजकीय यात्रा में बहुत सारे एमयू होते हैं जिनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसी दौरान प्रधानमंत्री को जो है कुछ सम्मान दिए जाते हैं, तो उनको भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, तो ताकि उसी तरह से स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में, आरओ कुछ वैकेंसी आने वाली हैं तो क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे पढ़ना होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो मिस्र की राजकीय यात्रा की और जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, द्विपक्षीय संबंधों हैं, उनको रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बायलैटरल रिलेशंस को जो मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक जो है उसको जो संबंध हैं उसको ले जाने की हस्ताक्षर हुए, जिसमें कृषि, पुरातत्व और पुरावशेषों तथा प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3 समझौते हुए थे, 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू। अच्छा, इसी के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल, आपको इसको याद कर लेना है कि यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। यूपीएससी में भी ये स्टेटमेंट के तौर पे प्रश्न बनेगा कि भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इजराइल का है। केवल एक कथन, केवल 2 कथन, ऐसे वाले स्टेटमेंट बन जाएंगे। यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सबसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया हाल ही में। तो आपको ध्यान देना है कि मिस्र के ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इसी के दौरान जो प्रधानमंत्री ने काहिरा में अवस्थित अल हकीम मस्जिद का दौरा किया था। अल हकीम मस्जिद ये बेहद इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में ये प्रश्न यूपीएससी में ऐसे बन सकता है कि अल हकीम मस्जिद यह मिस्र की एक मस्जिद है, ठीक है, जो काहिरा में अवस्थित है। अच्छा, मान लीजिए इसमें ऐसे स्टेटमेंट बन सकता है कि यह दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है और यह ईरान में है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स में ध्यान देना है कि नहीं, ये ईरान में नहीं, मिस्र की है, काहिरा में अवस्थित है अल हकीम, और ये जो है दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। इसको आपको नोट कर लेना है। और इसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान देने ज़रूरत है। ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड जो है यानी नाइल अवार्ड जो है उसमें क्या है कि इसमें जो 1915 में मिस्र के जो सुल्तान थे वो देश के महत्वपूर्ण जो सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति थे उनको सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। इसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान माना जाता है। जैसे भारत में भारत रत्न माना जाता है, वैसे यहाँ पे भी जो वहाँ पे मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड माना जाता है। अच्छा, उस वहाँ पे एक चीज़ और है, आप ध्यान दीजिएगा कि हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार गेव सेमेंट्री जो है इसमें क्या है, यह मेमोरियल जो है 4300 भारतीय सैनिकों को समर्पित है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रमशः मिस्र, फिलिस्तीन और अदन में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अल हकीम मस्जिद जो है क्या है, वो मिस्र की चौथी सबसे प्राचीन और इब्न तुलून की मस्जिद के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। 1013 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और भारत में आकर बसे वोहरा समुदाय के लोगों ने 1970 में इसका जीर्णोद्धार कराया और तब से इसका रखरखाव कर रहे हैं। अच्छा, दाऊदी वोहरा इस्लाम के अनुयायियों का एक धार्मिक संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति मिस्र से हुई थी, ठीक है, और ये क्या है, फातिमी इस्माइली तैयबी विचारधारा का अनुसरण करते हैं। आपको जो है इसमें बस इतना ही ध्यान देना है कि ये दो दाऊदी वोहरा समुदाय है, ये एक इस्लाम के अनुयायियों का एक धार्मिक संप्रदाय है। उत्पत्ति इसकी मिस्र से हुई थी, ठीक है, और यही जो है अल हकीम मस्जिद की रखरखाव करते हैं जीर्णोद्धार कराने के बाद से। और प्रधानमंत्री ने इसी मस्जिद का दौरा किया था और ये कहाँ पे है, काहिरा में है। तो ये आपके स्टेटमेंट में अगर कुछ भी प्रश्न बनता है तो आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मैप दिया है,
मैं आपको ये बताता हूँ कि गाइड की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब एक गाइड करने वाला, पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं पर आप उस तरीके से उसको नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जो अप्रोच होती है, तो अप्रोच को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं। प्रश्न कैसे बन सकता है? इजिप्ट पे। इजिप्ट क्या है? इजिप्ट पे पूछता है यूपीपीसीएस में कैसे प्रश्न बनेगा। यूपीपीसीएस में प्रश्न बनेगा इसकी सीमा जो है किन किन देशों से लगती है, किन किन सागरों से लगती है। तो अगर आपको इसमें देखना ही है तो इसकी सीमा जो है उत्तर में भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में जो है गाजा पट्टी यानी फिलिस्तीन है और इजराइल है। पूर्व में क्या है? लाल सागर है। इजिप्ट के पूर्व में लाल सागर है, दक्षिण में सूडान है, पश्चिम में लीबिया से लगती है और उत्तर पूर्व में अकाबा की जो खाड़ी है वो इजिप्ट को यानी मिस्र को जॉर्डन और सऊदी अरब से अलग करती है। प्रश्न बन सकता है ऐसे यूपीपीसीएस में और बना भी है, इसीलिए मैं आपको इसमें फैक्ट को रखा हूँ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी से आप पढ़िए, आपका हो जाएगा। आपका एकदम आईआर पे जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको भी पता होगा कि यूपीएससी ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस आईआर पे पूछे हुए हैं और यूपीपीसीएस भी खूब सारे प्रश्न ऐसे ही बना रहा है, उसको ज्योग्राफी सेक्शन में पूछ देता है। तो आपको यहीं से ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी तैयार हो रहा है। तो आप देखिएगा अकाबा की खाड़ी जो है वो मिस्र को जॉर्डन और सऊदी अरब से अलग करती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है आपको ये भी ध्यान देना है कि इनके मैप को आप 3 से 4 बार देख जाइए। मैंने आपको जितने मेडिटेरियन सी, रेड सी और जो अकाबा की खाड़ी वगैरह जो कुछ बताई है, इनसे सटे हुए देशों को जो बताया है, आपको इसको कम से कम 3-4 बार देख लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका गलत होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर प्रश्न घुमाता है, स्टेटमेंट में पूछता है, मैच दी कॉलम में पूछता है या फिर आपको जो है किसी तरह से प्रीलिम्स के फैक्ट एकदम फैक्ट स्टेटमेंट में पूछेगा तो वो भी आप कर ले जाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी पे एक यूपीपीसीएस में बहुत, आपने इजिप्ट आपने नाम सुना, यहाँ पे स्वेज नहर है। स्वेज नहर पे यूपीपीसीएस में 2019 में एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। ये आपको, अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है गलत कर लेंगे। तो यहीं से स्वेज नहर में ये प्रश्न पूछा कि स्वेज नहर में, देखिए ये यूपीपीसीएस 2019 का प्रश्न है प्रीलिम्स का। आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही पढ़ना होता है। मैंने आपको इजिप्ट देखा तो इजिप्ट में स्वेज नहर भी है और उस पर कैसे पूछा गया था प्रश्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा कि स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण तक की दिशा के जो क्रम है उसमें बहुत सारे लेक्स हैं। ठीक है, तो उन लेक्स के जो उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है उसी क्रम को उसने पूछ दिया था। तो इसको आपको ध्यान देना है कि स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा में पड़ने वाली जो झील है, स्वेज नहर क्या है कि वे नहर बनाई गई है, मानव निर्मित है। तो वो कुछ झीलें हैं और उन्हीं झीलों को जो है वो यूपीपीसीएस ने उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ दिया। उसमें क्या पूछा कि इनका सही क्रम बताइए और 4 ऑप्शंस थे। इसमें से सही क्रम जो है आपको इसमें ध्यान देना है कि लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक, ये इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। इसको आप याद कर जाइए, यूपीपीसीएस 2019 का ये पीवाईक्यू है। पूछ सकता है कभी भी कि लेक मंजला किस देश में स्थित है या किससे संबंधित है, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। ठीक है, तो ये आपको इसमें कंपाइलेशन में मैंने इसको ऐड किया हुआ था ताकि आपका कंप्रहेंसिव तैयारी यूपीपीसीएस के लिए भी हो सके, यूपीएससी के लिए भी हो सके। अच्छा, इसके बाद जो है अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए, यानी कि फिर 75 ईयर्स हुए। यूएन के जो पीस कीपिंग फोर्सेस है और पीस कीपिंग की जो शुरुआत है उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो जो कुछ भी 75वीं वर्षगांठ मनाई जाए या 50वीं हो या 100वीं हो, जो आंकड़ा परफेक्ट आंकड़ा होता है तो प्रश्न बनते हैं, वैसे ऐसा माना जाता है। तो उसका थीम क्या है? पीस बिगिंग विथ मी, पीस बिगिंग विथ मी इसकी थीम है। और इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए कि इसमें ये होता ये है कि 75 वर्षों से जो है विश्व की जो सबसे संवेदनशील राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में जो है पीस कीपिंग्स ने जो मिशन से उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सैनिकों के वहाँ पे जो लोगों के जीवन को बचाए हैं। ठीक है, और बहुत सारे देशों में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसमें यूपीएससी की प्रीलिम्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि इसे औपचारिक रूप से 1992 में शांति स्थापना अभियान के तहत जो है स्थापित किया गया था। और डीपीओ क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस क्या है? यानी कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों के लिए सदस्य देशों महासचिवों की सहायता करता है। कार्य क्या है? यूएन के शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इसके प्रमुख कार्यालय क्या है? कानून का शासन, सुरक्षा संस्थानों का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, 3 कार्यालय इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और पॉलिसी इवोल्यूशन एंड ट्रेनिंग डिवीज़न। प्रश्न ऐसे बन सकता है
कि जो 3 कार्यालयों का नाम दे देगा, ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, पॉलिसी इवोल्यूशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन्स और ऑफिस ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, ये यूएनएससी के महत्वपूर्ण ऑफिसेस हैं या महत्वपूर्ण कार्यालय हैं। स्टेटमेंट गलत है ये पीस ऑपरेशंस यानी पीस कीपिंग ऑपरेशंस के ये महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, इसको आपको ध्यान देना है। तो यूपीएससी में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, फिर ऐसे ही स्टेटमेंट को कंफ्यूज कर देगा, तो इसलिए फैक्ट को याद करना बहुत जरूरी होगा। इस बार के प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि फैक्ट आप नहीं अगर आपको पता है तो भी आप जो केवल एक जोड़ा, केवल 2 जोड़ा, केवल ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर ऐसे वाले क्वेश्चन से वो गलत कर जाएंगे आप। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, इंडिया यूएन एसडीजी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। इसमें क्या है कि नीति आयोग ने आपके और यूएन के साथ मिलकर के भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यूएनएसडीसीएफ के तहत जो है 2023 से 2027 तक के यानी कि आपका करीब 4 साल के लिए, ठीक है, इसमें हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए हस्ताक्षर किए हैं कि जो एसडीजी गोल्स हैं उसमें उसको प्राप्त 2030 तक प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करके उस दिशा में कार्य करना है। अच्छा, जो गवर्नमेंट जो ये सहयोग ढांचा है वो क्या है, वो 2030 के एजेंडे से प्राप्त जो है 4 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है। 4 रणनीतिक स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं। कौन से स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं? 4 स्तंभ हैं, लोग, पीपल्स, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। प्रश्न कैसे बन सकता है? आरबीआई और यूएन ने इंडिया यूएन स्ट्रैटेजी एसडीजी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा स्टेटमेंट बन सकता है, ये निम्नलिखित में से 4 स्तंभों पर आधारित है जिसमें लोक, समृद्धि, ग्रह और भागीदारी। ठीक, इसके तहत जो है एसडीजी के परिणामों पर जो उसको हासिल करने के लिए 2030 तक उस पर सहायता की जाएगी या दोनों एक दूसरे से सहयोग करेंगे। 3 कथन दे दिया। अब पूछेगा केवल ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, नन ऑफ द अबव। आप बताइए इसमें क्या आंसर होंगे? तो प्रश्न कैसे कंफ्यूज करेगा? यहाँ आरबीआई दे देगा और आप देखेंगे करिए ये तो सतत विकास सहयोग ढांचा, हो सकता है आरबीआई ने किया हो, पर ये नहीं, नीति आयोग ने किया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, 4 पिलर्स हैं और इसी के साथ साथ जो है 2030 तक के जो एसडीजी के गोल्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए सहयोग किए जाएंगे, तो वो जो है वो भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर केवल 2 यानी 2 ओनली 2 पेयर्स वाली ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न यूपीएससी में ऐसे ही बनता है। मैं आपको यहाँ मुंह से ही ऑप्शंस बना करके आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, तो इससे अगर आपको कोई प्रश्न बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो है आप ये देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी। और आईसीसी जो है इसमें क्या है कि रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है, वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना देते हुए दक्षिण अफ्रीका के कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका, अब ये नियम क्या है कि दक्षिण अफ्रीका जो है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है। ठीक, और आईसीसी ने जो है वो क्या है, रूसी राष्ट्रपति पर बैन लगाया है। ठीक, अच्छा, उनके खिलाफ जो युद्ध अपराध का दोषी माना है और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। तो ऐसे में जब दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का सदस्य है, आईसीसी मतलब वो क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो अगर सदस्य है तो उसकी बाध्यता है सैद्धांतिक रूप से कि उसे अगर रूसी राष्ट्रपति वहाँ उपस्थित हो रहे हैं उनकी ज़मीन पे तो उनको गिरफ्तार करना होगा। और ये किस संधि के तहत गिरफ्तार करना होगा? उसको बोलते हैं रोम संविधि, यानी कि उनके रोम संविधि जो है कि उसके पक्षकार जो देश हैं उनके अनुसार यह बाध्यता होती है, कानूनी बाध्यता होती है ये। ठीक है, कानूनी बाध्यता होती है कि उन्हें गिरफ्तार करना है। ठीक, और अब यूपीएससी प्रश्न कैसे बना सकता है मैं आपको ये बताता हूँ। रोम संविधि के अनुसार, ठीक है, नहीं आपको मैं आपको बताता हूँ, पूरा एक बार देख लीजिए। आईसीसी क्या है? इसका आईसीसी के बारे में जो है इसका मुख्यालय हेग में है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। अब यूपीएससी प्रश्न कैसे बनाएगा मैं आपको इतना बता दिया कंटेंट। अब से यूपीएससी प्रश्न कैसे बना सकता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दिया। ठीक, दक्षिण अफ्रीका रोम संविधि के अनुसार पक्षकार देशों को गिरफ्तार जो आरोपी व्यक्तियों पर गिरफ्तार करने की नैतिक बाध्यता है। भारत जो है आईसीसी का सदस्य देश है और इसका मुख्यालय हेग में है। 3 कथन है, आप बताइए इसमें से केवल 1, 2, केवल 2, केवल 3 या केवल 4। अब इसमें से आपको जो इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से आपको ये देखना है कि आपको जो है इसमें आपको एकदम स्पष्ट तौर पर देखना है कि मैंने आपको क्या बोला था कि जो पक्षकार देश हैं उसके साथ आईसीसी का सहयोग करना क्या है, उनकी कानूनी बाध्यता है। मैंने प्रश्न पूछा नैतिक बाध्यता, तो ये गलत हो गया।
तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, भारत जो है आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। रोम संधि पर जो आईसीसी जो रोम संधि है इस पर हस्ताक्षर करने वाला भारत नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और गिरफ्तार करना तो जो नैतिक कानूनी बाध्यता है, ठीक है। और व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। तो इसी तरह से इसमें सिर्फ केवल एक जो ऑप्शन सही था। तो प्रश्न ऐसे ही बनता है और आपको कंफ्यूज करता है। तो आपको देखना है कि इसमें रोम संधि कब स्थापित की गई थी। रोम संधि जो है आपका स्थापित की गई थी 1998 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संधि द्वारा क्या किया गया, इसका स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके 123 देश पक्षकार हैं। आईसीसी के पास कोई अपना पुलिस बल नहीं है। और जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी कैसे होती है, अलग अलग देशों का सहयोग होता है। जैसे आपने बताया ना कि दक्षिण अफ्रीका में अगर व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो उनको गिरफ्तार करना उसकी कानूनी बाध्यता हो जाएगी, ऐसे कि रोम संधि के पक्षकारों के द्वारा, ठीक है, देश होने के नाते। भारत जो है इसमें अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। रोम संधि पे 123 देश पक्षकार हैं, भारत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, इतना आप ध्यान दीजिए। अच्छा, जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं पर पुष्टि नहीं की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? यूएसए है, रूस है, इजराइल है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब मिस्र को आपने पढ़ा ऊपर वाले में, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। प्रश्न ऐसे ही बन सकते हैं। और उसके आईसीसी का जो मुख्यालय कहाँ पे? हेग है, नीदरलैंड में। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है क्या है, आप देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के आपका क्या है इसमें? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की मंजूरी दी, यानी रीजनल ऑफिसेस होंगी, ठीक है। 1874 में इसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना 1874 में की गई थी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी जो मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में है। भारत भी इसका सदस्य है और 192 सदस्य और भी हैं, यानी कि टोटल भारत सहित 192 देश इसके सदस्य हैं। किस लिए है? अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रदान करने के लिए नियम आधारित करता है। मेल पार्सल वित्तीय सेवाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करता है और डाक क्षेत्र की संस्थाओं में एक प्राथमिक मंच है सहयोग के लिए, ठीक है। तो आपको यूपीएससी प्रश्न कैसे बनेगा कि यूपीयू यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की कार्यालय मुंबई में स्थापित की गई, भारत इसका सहयोगी देश है और यह डाक क्षेत्र की संस्थाओं के मध्य सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आप बताइए इसमें से कौन से कितने स्टेटमेंट इसमें से गलत हैं। यूपीएससी प्रश्न ऐसे बनाएगा। तो इसमें से दिल्ली में स्थापित की गई है, मुंबई में नहीं की गई, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। भारत इसका सदस्य है, ये सही है। और प्राथमिक मंच यानी कि एक सहयोगी ढांचा प्रदान करता है डाक सेवाओं के लिए, डाक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए, तो ये एक भी सही है स्टेटमेंट, यानी दो स्टेटमेंट इसमें से सही है। यूपीपीसीएस कैसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य देश है या नहीं है, मतलब ऐसे ऑप्शंस में बन जाएगा। तो आपको इसको ध्यान देना। इसी तरह से एक ही चीज़, एक ही कंटेंट को किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस अप्रोच से आप पढ़ेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा और आप प्रीलिम्स कभी फेल नहीं होंगे। यही तरीका होता है पढ़ने का, तो आपको ध्यान देना इसमें। अच्छा, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन क्या है? एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन APPC जो है ये क्या है? भारत, इसने सर्वसम्मति से भारत को 2023-24 के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन IPM पर अस्थायी समिति का अध्यक्ष चुना है। APPC की पहली बैठक क्या है? 1956 में आयोजित की गई थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय पादप संरक्षण समझौते का संचालन करता है और इसे किसने मंजूरी दी थी? FAO ने, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन ने। भारत इसका देश है। कुल 25 देश हैं, इसमें से भारत भी एक देश है, ठीक है। और क्या करता है कि 2 वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करता है। APPC जो है 2 वर्षों में एक बार अपनी बैठक आयोजित करता है और उसका उद्देश्य क्या है? पादप संरक्षण यानी कि प्लांट्स के संरक्षण के प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, उन व्यवस्थाओं को विकसित करने में सहायता करना और फाइटोसैनिटरी उपायों के लिए मानक निर्धारित करना, यानी कि मानक निर्धारित करना, ठीक है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस क्या है? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एक नया इसमें कंटेंट है और इसके बाद आपका एक कंटेंट के बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं CMF। UAE ने CMF की भागीदारी से स्वयं को अलग कर लिया है, ये एक न्यूज़ है। CMF है क्या? एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है। भारत भी इसका सदस्य है और मुख्यालय का है बहरीन में है। इसका उद्देश्य क्या है? मानक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार, समुद्री डकैती को रोकना और समग्र समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक। अच्छा, इसके संयुक्त कार्यों में क्या है कि अरब की खाड़ी से लेकर के समुद्री सुरक्षा अभियान, अरब की खाड़ी के भीतर समुद्री सुरक्षा अभियान और लाल सागर में सुरक्षित समुद्री सुरक्षा अभियान आदि शामिल हैं। और कमान किसके पास है? अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है। इतना कंटेंट आपने पढ़ लिया।
यानी जो आप भारत से अगर आप देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका, ये भारत हो गया और ये अफ्रीका हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो है आपका समुद्री जो डकैती होती है, समुद्री सुरक्षा होती है, उसको सुनिश्चित करना इसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें क्या यूपीएससी में प्रश्न कैसे बन सकता है, आप देखिए। CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस एक बहुराष्ट्रीय समुद्री साझेदारी है जिसका मुख्यालय बहरीन में है। स्टेटमेंट 1, UAE ने खुद को अलग कर लिया है, ठीक। स्टेटमेंट 3, यह भारत भी इसका सदस्य है। स्टेटमेंट 4। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है, तो आप पढ़े होंगे तो कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आप खुद से क्वेश्चन बनाइए, मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो ये आप इसका मतलब है कि इसको ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि टेक्निकल इश्यूज हैं इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ और थोड़ा सा लेट हुआ क्लासेस में। अब आज से जो है रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी और गारंटी बता रहा हूँ, ऐसा जो है विजन एस के मैगजीन को पढ़ाने वाला कोई भी यूट्यूब पे चैनल नहीं है। आप इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिए और खूब सारा शेयर करिए। कई बार देखिए आपका करंट अफेयर्स के सारे टेंशन दूर हैं। अच्छा, नॉर्दर्न सी रूट आपको पहले तो ये क्या है इसको देख लीजिए आप, नॉर्दर्न सी रूट है क्या। इसके बाद आपको न्यूज़ बताऊंगा कि क्या है। आप ये देख रहे होंगे नॉर्दर्न सी रूट, रेड वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, रेड वाली लाइन जो देख रहे हैं आप वही आपका नॉर्दर्न सी रूट है, ठीक है। अच्छा, नॉर्दर्न सी रूट क्या है, अब इसको लिखित जो है इसमें मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक। नॉर्दर्न सी रूट है जो कि आर्कटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ता है। इसे जो है नॉर्थ ईस्ट पैसेज यानी कि NEP कहा जाता है। और NSR जो है बैरेंट सागर से आरंभ होकर बेरिंग जल संधि तक के बीच आता है, यानी कि जो बैरेंट सागर से शुरू होकर के बेरिंग जल संधि तक आता है। और ये जो है नॉर्थ सी रूट है जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज से अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। और कनाडाई आर्कटिक से होते हुए जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले संभावित नौवहन मार्गों की एक श्रृंखला है। और यह रूस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर है और इस संपूर्ण आर्कटिक महासागर से गुजरता है। अच्छा, अब जान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे रूस के लिए जो है नॉर्दर्न सी रूट का उपयोग करना आसान हो रहा है। और यह मार्ग वर्ष में पहले तो वैसे खुलता था, लेकिन अब जो है इसकी अवधि वर्ष में 2 महीने के लिए खुलती थी, लेकिन अब ये पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये पिघलने के कारण ये कुछ महीने एक्सटेंड और हो जा रहे हैं। तो क्या करेगा रूस इसी मार्ग को विकसित करने के लिए $24 बिलियन का निवेश करने की सोच रहा है। अच्छा, क्यों सोच रहा है आपको अब मैं बताता हूँ। देखिए, अगर इसमें आप देखिए यहाँ से अगर कोई भी स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए, अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए स्वेजनर से और आप कोई भी व्यापार अगर मान लीजिए यहाँ तक आना था किसी सामान पैसेज को, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सी रूट ट्रैवल करना पड़ता है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है फ्रेट का, ठीक है। तो रूस ने क्या सोचा कि यहाँ से जो है हम सीधे जो है अलास्का होते हुए ये वाला रूट विकसित करेंगे, इससे हमारा लागत कम आएगी। इसी के साथ साथ जो है समुद्री डकैती यहाँ पे नहीं होगी, 30 से 40% ऊर्जा और समय की बचत होगी, सीधे चलाएगा, ठीक है। इसमें समुद्री डकैती खतरा एकदम नहीं। यहाँ तो समुद्री डकैती खतरा है, ये आपने ऊपर पढ़ा होगा, जो आपको कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है, यही रूटों को जो है इधर के आसपास के क्षेत्रों को वो है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस जो है देखते, जिसमें से जो है आपका वो अलग हुआ देश, ठीक है, UAE। तो आप जो है इसी रूस जो है इस यहाँ पे तो मान लीजिए कि समुद्री डकैती खतरा है नहीं, और प्राकृतिक संसाधनों के यहाँ दोहन और अन्वेषण और परिवहन जो है ये अभी नहीं हुआ है, तो वो अभी सुगम हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, आपने समझ लिया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे संप्रभुता दावा करता है तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का कुछ उल्लंघन हो सकता है, भूसामरिक संघर्ष होंगे चीन वगैरह से साथ, ठीक है। कोहरे के कारण जो है परिवहन की परिचालन अवधि जो है कम हो जाएगी, ठीक है। और आर्कटिक के पर्यावरण का जो है नुकसान पहुँचेगा। तो ये आपका कंटेंट हो गया। ये आपने पूरा न्यूज इन शॉर्ट्स को पूरा पढ़ लिया, और कैसे पढ़ा है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं प्री के हिसाब से उसने पढ़ा, ठीक है। तो आपको जो है इस वीडियोज़ को सपोर्ट करना है। छोटा सा कंटेंट था, आपको बेहद क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस हिसाब से आप लोगों को बताया मैंने। तो आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, और आगे भी पूरा मैगजीन को हम लोग ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं। तो कल आपको जो है मेंस पर्सपेक्टिव से अन्य चीज़ों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान देने एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, कई बार देखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।